ज़ाबियार खान, तुम गलत कर रहे हो। हीर तुम्हारे बचपन की मंग है। तुम इसे छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मख्तियार खान ने कड़कदार लहजे में पूछा। मैं किसी भी बचपन की मंगनी को नहीं मानता। मैं फरियाल से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी इसी से करूँगा। और हीर का क्या? इन्हें दुख हो रहा था। इनकी इकलौती नवासी थी जो माँ बाप के बाद इस दुनिया से चले जाने के बाद हवेली में रहती थी, और बचपन में वालिदैन की ख्वाहिश पे दोनों को एक दूसरे के नाम कर दिया गया था। पर आज सावियार ने इस रिश्ते को ख़त्म कर देने का बोला था। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैं अपने फ़ैसले से 1 इंच नहीं हट सकता। दादा जान, आप कल ही मोरे और पलार के साथ जाएंगी परियाल के घर मेरा रिश्ता लेके। मोइनी हुक्म दे रहा था और मुफ्तियाबर खान का दिन रो रहा था। अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अपनी नवासी को किसके हवाले करेंगे। इन्हें ज़ाबियार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो आज पहली बार अपने दादा जान का दिल दुखा गया था। फरियाल से इसकी मुलाकात शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई जहां वो अपने दोस्तों की हमरा सालगिरह मनाने आई थी। वो छोटी सी खूबसूरत सी लड़की सीधी इसके दिल में घर कर गई। ज़ाबियार वहाँ अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए आया था, पर सारा वक्त वो इस बर्थडे गर्ल को देखता रहा। फिर बिना देरी किए झट से इसे प्रपोज कर डाला। पर याल ने मना किया तो ज़ावियार को जिद चढ़ गई। वो सीधी इसके घर पहुंचा और इसे रिश्ते की बात इसके वालिदैन से की। वो मिडिल क्लास लोग थे। ज़ावियार अपने गांव के साथ 10 गाँवों का सरदारी तो इसके खून में शामिल थी। इसने तो बस हमेशा हुक्म देना ही सीखा था। यही वजह थी फरियाल के घर अपना रिश्ता खुद ले गया था और इन्हें अच्छा खासा धमका के आया कि इसके वालिदैन के आने पे फरियाल का रिश्ता चुपचाप इसे दे दिया जाए। वो इस सरदार के डर से इसकी बात इस वक्त मान गए। हवेली आते ही इसने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि इसे फरियाल ही चाहिए। इसके वालिदैन इस रिश्ते के लिए राज़ी ना थे, पर ज़ाबियार खान किसी के हाथ ना आया और अपनी मनमानी करके ही दम लिया। बख्तियावर खान ज़ाबियार के वालिदैन ज़ुबैर खान और अलमास खानम के साथ फरियाल के घर रिश्ता लेकर गए तो वहाँ आगे ताला लगा हुआ था और इनके यूँ अचानक गायब होने के पीछे की वजह कोई समझ ना पाया। सरदार ज़ावियार ने पूरा इलाका छान मारा, आस पड़ोस से पूछताछ की, लेकिन सबने लाइल्मी का इजहार किया। बस हो गई ख्वाहिश पूरी, मनमान लिया अपना जिद। वो लोग तुमसे ताल्लुक़ जोड़ना ही नहीं चाहते। मुफ्तियावर खान ने अपनी छड़ी ज़ोर से ज़मीन पे मारी और अपनी अजरक को एक कंधे से दूसरे कंधे पे झटक के गाड़ी की जानिब वापस मुड़े। इसके वालिदैन ने भी अफसोस से सरनफी में हिलाया। बहुत गलत किया, मैं छोड़ूंगा नहीं फरियाल। मैं पाताल में भी छुप जाओ, वहाँ से भी ढूंढ निकालूंगा। वो अपनी गाड़ी के बोनेट पे दोनों हथेलियां जमाए नाक के नथने फुलाए बोला था। इस वाक़े को 1 माह हो गया था। दाबियार ने इसे हर जगह तलाश किया, लेकिन ज़ावियार को वो अभी तक नहीं मिली थी। इसी दौरान दादा जान ने हीर को शहर के हॉस्टल से वापस गांव बुलवा लिया। इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। अब 1 माह बाद पेपर थे जो वो शहर जाके दे सकती थी। इसीलिए बख्तियावर खान की ख्वाहिश पे हीर शाह को वापस गांव बुलवा लिया गया। इसके आने से हवेली में रौनक सी हो गई थी। चहचहाती कभी इधर घूमती, चहचहाती कभी इधर। वो अपने कमरे में बैठी किताब खोल के पढ़ाई कर रही थी। अचानक बाहर एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। बारिश हो और हीर शाह बारिश में भीगे ना, ये तो मुमकिन ही ना था। वो फौरन बाहर बाग में आती, बारिश में खेलियाँ करने लगी। ज़ाबियार खान, जो ज़मीनों के केस के सिलसिले में शहर गया था, आज ही लौटा था और बाग में एक कमसुन लड़की को देखता खिटक के रुक गया। इसकी खूबसूरती देख ज़ाबियार का दिल एकदम धड़का था। यही दिल फरियाल को देख के भी धड़का था, पर इसके लिए अलग फीलिंग्स थी और ये फीलिंग्स कुछ अलग सी थी। वो समझ नहीं पाया। धीरे धीरे चलता वो इसके पास आया। मोरनी की तरह नाचती मुड़ी ही थी कि सीधा ज़ावियार के सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनों का तालमेल मिला। एक पल को जैसी कायनात रुक गई। हीर गहरे सांस भरती इस हुस्न के आला शाहकार मर्द को देख रही थी। अगले पल एकदम इसे होश आया तो करंट खाती पीछे हटी। इर्द गिर्द देखा, कोई भी ना था। अपनी हालत देखते इस पे घड़ों पानी गिरा था, जबकि ज़ाबियार की निगाहें इसके जिस्म के बजाय इसके चेहरे के गिर्द घूम रही थी। वो ये चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। इसके चेहरे के नाजुक और तीखे बारीक लबों पे एक साथ 2 तिल ऊपर की जानिब विराजमान थे। इनको देखता ज़ाबियार ने एक हार्ट बीट मिस की।
यतीम वो पहले भी किसी के देख चुका था। कौन हो तुम? जाबियार ने कड़कदार लहजे में इससे पूछा। वो जवाब देने के बजाय अंदर भाग गई, जबकि जाबियार की नज़रों ने इसका दूर तक ताक़ुब किया। पलक झपकते ये निकाह हुआ था। फरियाल और इसके वालिदैन शहर छोड़ के अपने आबाई गांव में चले गए थे। इन्हें अपनी बेटी इस सरदार से बचानी थी, जबकि फरियाल को भी इस शख्स से ज़रा सी भी उनसियत महसूस ना हुई। एक खौफ इसके रगो पैर में उतरा था। फरियाल की नज़र में वो एक खुदगर्ज और मतलब परस्त सरदार था, जिसे सिर्फ खुद से मोहब्बत थी, जिसके लिए अपनी फीलिंग्स मैटर करती थी, दूसरा जाए भाड़ में। वो एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती थी। गांव में आते ही इसके दूध ददियाल में से इसके ताया के बेटे शाजिम के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया गया। वो बहुत ज़्यादा अमीर ना थे तो गरीब भी ना थे, लेकिन गांव में सबसे अच्छा घर इनका ही था। छोटे ज़मींदार थे, ज़मींदारी करते थे, अच्छा खासा कमाते थे। शाजिम शहर से तालीम हासिल करके गांव आके बस गया था और बाप के साथ ज़मींदारी करता था। इन्होंने अपने मज़ारे भी रखे थे। वो बहुत हद तक अपनी तालीम की मदद से ज़मीनें भी अच्छी खासी तवज्जो दे रहा था और बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था। यही वजह थी फरियाल के माँ बाप ने इसका रिश्ता शाजिम से जोड़ दिया तो वो फ़ौरन हाँ कर गई, जैसे बस किसी तरह इस सरदार जाबियार से दूर हो सके। और फिर एक दिन सादगी से इनका निकाह कर दिया। सादगी से निकाह भी फरियाल के ख्वाहिश पे हुआ। अलबत्ता रुखसती अभी लेट कर दी गई, पर फरियाल को इस निकाह से काफ़ी तसल्ली थी। कम अज़ कम अब जाबियार इसका पीछा छोड़ देगा और मलिक शाजिम इसकी हिफाजत करेगा। ये किस हद तक दुरुस्त साबित होनी थी ये तो वक्त ही तय करता। उफ अल्लाह, ये कौन थे? यकीनन जाबियार खान थे, पर ये तो शहर गए थे, फिर अचानक कैसे वापस आ गए? हीर तुम ही ना? किस हालत में इनके सामने आ गई? क्या सोचते होंगे? हीर ने अपने सर पर चपत लगाई और मुस्कुरा दी। इसे पहली नज़र में ही जाबियार खान भाग गया था। वो ज़िंदगी में तीसरी बार हवेली आई थी और एक बार भी जाबियार से मुलाकात न हुई। बस बचपन में जब वो 5 साल की थी, माँ बाप के इंतकाल पर नाना के साथ यहाँ आ गई। इस वक्त जाबियार 12 साल का था और बैरून मुल्क अपने मामू के पास जा रहा था आला तालीम हासिल करने, जबकि हीर को इसके नाना ने गांव से दूर कर दिया। वो ज़्यादातर शहर हॉस्टल में पली बड़ी थी, इसे गांव में आने की इजाज़त ही कम मिलती थी, पर वजह वो आज तक नहीं जान पाई थी। अब जबकि इस लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ अब तुम्हारा निकाह हीर से कर दिया जाए। दादा जान की बात सुनते जाबियार के लब नीचे। वो पाताल में भी चुप जाए, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जाबियार को गुस्सा आने लगा। एक बात बताओ तुमको जाबियार, तुम इस गांव के सरदार हो, इस गांव समेत 10 गांव का तुम सरपंच हो, तुमको सारे फैसले करने होते हैं। बताओ अपना फ़र्ज़ निभाने की तुम पिछले 2 माह से इस एक आम सी लड़की के पीछे ख्वार हो रहे हो। दादा जान, वो लड़की मेरी ज़िद है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एक सरदार हूँ, खान हो के एक लड़की से हार जाऊँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। और वो जो हीर तुम्हारे नाम पे बैठी है, इसका क्या करें? हम इससे तुम्हारा निकाह करवाना चाहते हैं। बेहतर है तुम अपनी मंग से निकाह करो और अपनी ज़िंदगी आसान बनाओ। बख्तियार खान ने नागवार चेहरे के साथ पोते को देखा, तो इसके चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। दादा जान, एक बात तो तय है, फरियाल जब भी मिली इससे निकाह करूँगा। अगर इसके बावजूद आप अपनी नवासी मुझे सौंपनी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, वो भी नहले पे दैला खेल गया। क्या मतलब? तुम दो निकाह करोगे? वो माथे पर बड़ डाले पूछने लगा। खान हूँ, सरदार हूँ, 10 गाँवों का सरपंच हूँ, तो 2 निकाह कर लूँगा, कौन सा गुनाह हो जाएगा? वो अपनी मूँछों को ताव देता तफाखुर से बोला। एक पल को बख्तियार खान को तो चुप ही लग गई, फिर अगले पल वो उठ खड़े हुए। ठीक है, हमको ज़बान दो, 2 दिन बाद हम तुम्हारा निकाह हीर से करवाएंगे, और अगर तुम 6 माह तक इस लड़की को ढूंढ लिया तो इससे निकाह करके नहीं आना, लेकिन अगर ना ढूंढ सके तो हीर को रुखसत करना होगा और इस लड़की को भूलना होगा। बोलो मंजूर है? इस बार दादा जान के अल्फाज ने जाबियार के को हिला के रख दिया। 6 माह मतलब 6 माह के बाद इसे फरियाल को छोड़ना होगा, पर अगर वो इन 6 माह में ना ढूंढ सका तो इसे ज़बान देनी थी, और फ़ान ज़बान के लिए जान भी दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। मंजूर है? न जाने किस सोच के तहत इसने ज़बान दे दी। तो ठीक है, हम 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह हीर से करवाएंगे। यूँ सारी बात एक दादा पोते में तय हुई। हवेली की मकीन तक भी ये बात पहुंच गई थी। हवेली को तो ये सोचकर बहुत हीर को तो ये सोचकर बहुत अजीब सा लगा। अचानक इसका निकाह, जबकि अगले माह
اس کے فائنل پیپر تھے اور ایسے میں یہ نکاح اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، پر نانا جان کے سامنے بولنے کی اس نے جرت نہ تھی۔ وہ ان کے دن سے عزت کرتی تھی اور اچانک حویلی کے باہر بہت ساری گاڑیاں آ کے رکی۔ ان میں سے جاوید شاہ اپنی چھڑی اٹھاتے زمین پر مارتے، اپنی اجرت کو کندھے پہ زور سے پٹکتے خان حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ بختیاور خان کہاں ہو تم؟ آؤ۔ اچانک سے ہی سب حویلی کے صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ کیوں چلا رہے ہو؟ یہ شاہ حویلی نہیں، خان حویلی ہے، آواز نیچی رکھ کے بات کرو۔ بختیاور خان کی آواز بھی کافی اونچی تھی۔ کہاں ہے ہماری پوتی؟ ہیر شاہ کو سامنے لے کے آؤ، دیکھتا ہوں کیسے میری اجازت کے بغیر نکاح کرتے ہو تم اس کا۔ جاوید شاہ کی للکار پر ایک پل کو حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ پر نکاح تو ہو گیا ہے۔ اچانک سے ایک طرف سے زاویار خان اپنی پوری آن بان شان سے سامنے آیا تو سب آنے والوں کو ایک پل کو سانپ سونگ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاوید شاہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں تو یہی اطلاع ملی تھی آج نکاح ہے، پھر نکاح پہلے کب ہو گیا؟ آواز اور لہجہ بما الفاظ کے کنٹرول میں رکھیں، عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ سردار زاویار خان اپنے سامنے اتنی اونچی آواز میں چلانے والے کی زبان کھینچ لیتا ہے۔ زاویار ضبط کرتے سرد لہجے میں بلایا۔ جاوید شاہ نے لب بھیچے سے دیکھا۔ میری پوتی کو لے کے آؤ، وہ ہمارا خون ہے اور شاہ خاندان کی بیٹیاں باہر نہیں بیاہی جاتی۔ کون سی پوتی؟ جس کو تم 5 سال کی عمر میں اپنا حویلی سے منحوس کہہ کے نکال چکے ہو، آج کس حد سے تم اس پہ حق جتانے آ گئے؟ وہ صرف ہمارا نواسی ہے، سمجھے تم؟ بختیاور خان بھی اپنی چھڑی ہلاتے برہم لہجے میں بولے۔ 1 منٹ، نہ وہ اب آپ کی نواسی اور نہ ان کی پوتی ہے، وہ سردار زاویار خان کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اسی لیے کوئی بھی اب اس پہ حق نہ جتائے تو بہتر ہوگا۔ اچانک سے زاویار خان کے اندر کی غیرت چاک سی گئی۔ پرہیز کا نکاح ہوا تھا اور جس سے نکاح ہوا اس پہ آج سبھی حق جتانے پہنچ گئے تھے، جبکہ اب تک اس نے اپنا حق نہیں لیا تھا، تو وہ کسی اور کو کیا حق جتانے دیتا؟ کچھ پل توقف کے بعد جاوید شاہ گہرا مسکرائے۔ بہت مان دعویٰ ہے نا تمہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تو ہم بھی زبان دیتے ہیں وہ ایک دن خود چل کے ہمارے پاس آئے گی اور تم سے الگ ہوگی، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اپنی اجرت کو جھاڑتے بولے، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں اس دن ہیر خان کو اس حویلی کی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، لیکن حویلی سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ زاویار کی للکار اتنی اونچی تھی کہ اندر بیٹھی خواتین خانے میں موجود عورتوں نے بھی سنی تھی۔ ہیر کا تو سانس ہی اٹک گیا تھا، کیا وہ اتنا جنونی خان تھا؟ شاہ حویلی والے جا چکے تھے، بختیاور خان کی پلاننگ تھی۔ انہوں نے 2 دن بعد نکاح کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ نکاح انہوں نے 1 دن پہلے ہی کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے شاہ حویلی والے ضرور یہاں پر آ کے شور شرابہ کریں گے، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے ہیر کو ہیر خان بنا دیا تھا۔ آج ان کا پوتا جس طرح بولا، ان کا سینہ فخر سے تن گیا تھا۔ وہ آج زاویار کے لیے بہت خوش تھی، جو واقعی ایک خان کہلانے کے لائق تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں فریال؟ وہ کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی کہ اچانک فریال گہرا سانس بھرتی اندر داخل ہوئی اور شاذم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے اسے اپنے منہ سے لگایا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاذم اکثر زمینوں کی وجہ سے گھر لیٹ آتا تھا اور جب بھی آتا کچن میں آ کے اپنے لیے خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیا کرتا تھا، کبھی ماں یا بہن کو تنگ نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا کے پانی پی رہا تھا کہ اچانک ہی فریال وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں فریال؟ وہ نازک سی لڑکی شاذم کا دل دھڑکائے جا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ شاید برا خواب دیکھا۔ فریال اپنا ماتھا مسلتے بولی، درود شریف 4 پھول اور آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ دم کر لیا کریں، اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ اسے بہت آرام اور نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ جی، آپ روز رات کو اس وقت آتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے پوچھنے لگی۔ ہم فی الحال تو یہی ٹائمنگ ہے، بعد میں چینج کر لوں گا۔ وہ معنی خیز بات بہت سادگی سے کہہ گیا۔ بعد میں مطلب کب؟ وہ بیچاری اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔
जब आप दुल्हन बन के मेरे कमरे में आ जाएंगी तब। फिर जल्दी आ जाया करूँगा। वो इसके पास होता धीमी सरगोशी में बोला तो फरियाल के गाल बलश करने लगी। वो बिना मजीद कोई सवाल किए वहाँ से तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जबकि शाजिम के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। क्या बात कर रहे हो यार, 6 माह का कहा था, अभी 1 माह हुआ है। हम तुम्हें हीर का रुखसती इतनी जल्दी नहीं दे सकते। बख्तियावर खान ने मुंह बनाते कहा, लेकिन मुझे चाहिए। वो भी जोर देते बोला, फिर तुम इस लड़की को ढूंढने का इरादा तर्क कर दो। हम सोचते हैं इस बारे में। दादा जान, इसके लिए 6 माह की ज़बान हुई है। और रही हीर की बात, तो वो अब मेरी निकाह में है। सारी ज़िंदगी अब मेरे निकाह में ही रहेगी। चाहे फरियार मिले या ना मिले, हीर खान को आज़ादी नहीं मिल सकती। दरवाजे के पास खड़ी हीर के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। वो जो दादा जान से अपने पेपर्स की बात करने आई थी कि इसे 15 दिन के लिए शहर जाना है, पेपर्स देने के लिए, अंदर से आती आवाज़ को सुनती पूरी तरह लर्जी। वो तो इस 1 माह में ज़ाबियार ख़ान के लिए बेइंतहा ख्वाब से जा चुकी थी। वो ख्वाब जिनकी कोई ताबीर नहीं थी। वो शख्स जिसे इसने निकाह करके अपने दिल की मसनद पर बिठाया, वो तो किसी और की जुल्फ़ का असीर निकला। एक आंसू गाल पे गिरा। वो खामोशी से इन्हीं कदमों पे वापस लौट गई। अपने कमरे में आते वो बुरी तरह रो दी। तो ये थी इसकी वैल्यू, इसकी कदर, जैसे वो कोई भेड़ बकरी हो और ज़ाबियार ख़ान ने निकाह करके इसे ख़रीद लिया हो। और कुछ दिन बाद एक और भेड़ बकरी ले आएगा और इसके साथ भी दिन बहलाएगा नहीं। हीर खान इतनी सस्ती नहीं कि इस मगरूर और अक्खर सरदार को ऐसे ही मिल जाए। ऐसा तो मुमकिन ही ना था। नाना जान से इजाज़त लेते वो कल शहर जा रही थी, लेकिन इसे इजाज़त इसी सूरत मिली थी कि अब वो हॉस्टल में नहीं रहेगी, बल्कि शहर के बड़े बंगले में ज़ाबियार ख़ान के साथ रहेगी। वो इसकी सेफ्टी को लेके फ़िक्रमंद थे। हीर लब भींच के रह गई थी, लेकिन अगर इनकार करती तो इसे पता था कि इससे पेपर देने की इजाज़त भी न मिलती। इसीलिए खामोशी से इस पत्थर दिल सरदार के साथ रहने के लिए शहर के लिए रफ्ते सफ़र बांधा। रास्ते भर खामोशी की दीवार ही चाही रही, मगर वो मुकम्मल खुद को ढांपे हुए थी। जब वो गाड़ी में निकले तो आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां भी इनके साथ थी। ज़ाबियार के लिए ये लड़की एक सानवी सी हैसियत रखती थी। पहली बार इसके होशरुबा रूप पे जो निगाह पड़ी, आज तक भुला नहीं पाया था। लेकिन वो इसे सिर्फ अट्रैक्शन समझ के दिमाग से चिटक चुका था। पर ये इसकी खाम ख्याली थी। निकाह की ताकत का इसे अभी तक सही से अंदाज़ा नहीं हुआ था। और शायद ये 15 दिन अल्लाह ने इसके लिए ख़ास बनाए थे, जिसमें वो अपने जज्बात को समझ सके। वो गाँव की हदूद से निकल आई थी और अब शहर गाँव को मिलाने वाली सड़क पे इनकी गाड़ी रवां दवां थी। अचानक ज़ाबियार को लगा कुछ अनजानी गाड़ियाँ इसके पीछे हैं। वो अलर्ट हुआ, हीर सीट के नीचे हो जाओ। वो बैक व्यू मिरर से पीछे देखता अपनी गन डैशबोर्ड से निकालता इसे लोड करने लगा। क्यों, क्या हुआ? वो घबरा के अपना निकाब उतार गई। तुम्हें जितना कहा है इतना करो और चेहरा ढांपो। अब की बार वो थोड़ा वसीले अंदाज में बोला कि अगले ही पल फायरिंग शुरू हो गई। कोई भी गोली ज़ाबियार ख़ान की गाड़ी की तरफ नहीं बढ़ रही थी। इसकी सिक्योरिटी की गाड़ियां और गार्ड्स इसे मुकम्मल घेरे हुए थे। लेकिन यूँ अचानक हमला हो जाएगा, ज़ाबियार ख़ान को अंदाज़ा नहीं था। और यकीनन ये ख़ानदान शाह ख़ानदान वालों का ही किया धरा था। एक गाड़ी बिल्कुल इनके साथ आन पहुंची। इसमें बैठा असफन शाह का निशाना ज़ाबियार ख़ान था या हीर, अंदाज़ा करना मुश्किल था। वो गोली चला गया, लेकिन इससे पहले ही ज़ाबियार गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो कर गया। गोली ने इन्हें बिल्कुल भी ना छुआ। अब बदले में ज़ाबियार इसका निशाना लेने लगा, जबकि एक हाथ से इसने स्टीयरिंग संभाले हुए था। गोली सीधा इसके बाजू पे जा लगी। हीर की चीख बुलंद हुई, मुंह बंद रखो अपना। इसके दिमाग पे गोली नहीं मारी जो बैंड डाल रही हो। ज़ाबियार का इसका यूं चीखना सख्त नागवार गुजरा। जब इसने फायरिंग किया तब ये बिल्कुल चुप थी और ज़ाबियार की गोली से वो ज़ख्मी हुआ तो वो चीखने लगी, आपकी गोली असपंद लाला को लगी है। वो आंखों में आंसू लिए बोली, जबकि इसके अल्फाज पे ज़ाबियार ने हैरत और गुस्से से इसे देखा। वो इनको कैसे जानती थी? वो असपंद को गोली लगते ही सब वहाँ से कदम पीछे हटा गए। अब मुकम्मल खामोशी का राज था।
सिक्योरिटी गाड़ियां अभी भी अलर्ट थी। शहर के मंगले में पहुंचे तो रात हो गई थी। वो गाड़ी से उतरता, इसकी कलाई सख्ती से थामे अंदर की जानिब बढ़ता, इससे बिस्तर पे पटक गया। कैसे जानती हो असफन शाह को? नकाब इसके चेहरे से हट गया। जाबियार के सवाल पर इसने लब भींचे। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वो मेरे लाला है, मेरे ताया के बेटे। असफन शाह मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? मतलब इसकी गोली का निशाना तुम नहीं, मैं था। वो माथे पे बल डाले पूछ रहा था। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं, वो मुझे गोली मार ही नहीं सकते। हीर के लहजे में एक यकीन था, जबकि जाबियार को पक्का यकीन था असपन की गोली का निशाना हीर ही थी। कहाँ मिली हो इन सब से? वो इसे बालों से जकड़े चिल्लाया, छोड़े मुझे। अगर आपने मेरे साथ किसी किस्म की ज़्यादती की या मारा पीटा तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो नडर अंदाज में बोली तो जाबियार का जानदार कहका गूंजा, तुम सरदार जाबियार खान के खिलाफ कंप्लेन लिखवाओगी? इतनी जुर्रत है तुम्हारे अंदर? वो तमस्कुराना अंदाज में बोला। पढ़ी लिखी हूँ सरदार जाबियार खान, अपने हकूक़ पहचानती हूँ अच्छे से, अनपढ़ नहीं। खुदू बदू बोली, फिर तो शौहर के हकूक़ का भी इल्म होगा, क्यों ना पहले वही हक ले लिया जाए? वो मायनी खेजी से कहता इसकी जानिब बढ़ा। आप पागल हो गए हैं, हमारी अभी रुखसती नहीं हुई। वह हकलाते हुए बोली, इसे रुखसती ही समझो। जब निकाह शुदा जोड़ा खलवत में एक दूसरे के पास होता है तो वो रुखसती ही कहलाती है। और अब तुम मेरी मनकूहा नहीं बल्कि मेरी बीवी हो। आप गलत हैं सरदार जाबियार खान, मैं मनकूहा ही रहूँगी, बीवी तो फरियाद होगी, जिसको आप बहुत जल्द ढूंढ के हवेली लाने वाले हैं। डियर लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो भी तुर्की पदर की जवाब दे रही थी। जावियार तो इसकी हिम्मत पे ही दंग रह गया। इसे तो लगा था इस लड़की के मुंह में ज़बान ही नहीं, जबकि यहाँ तो ज़बान भी थी और आंखें भी दिखाई जा रही थी। ओह, तो तुम्हें पता चल गया है, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी औकात का पता चल गया। अब अपनी हद में रहना, मेरे सामने ना ऊंची आवाज़ हो और ना ही ये आँखें। वो इसके करीब होता दांत चबाते बोला, भूल है आपकी, मैं गांव की कोई अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की नहीं हूँ जिसे अपने हक के लिए बोलना ना आता हो। आप ये बात समझ लें सरदार जाबियार खान, अगर आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे तो मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं आपकी ताबेदार बन के रहूँगी, जिसे लेके आएंगे ना और बीबी का दर्जा देंगे, हुक्म भी इसी पे चलाइएगा। दूबदू आंखों में आंखें डाल के जवाब देती वो इस वक्त जाबियार खान को सख्त गुस्सा दिला रही थी। सारे गांव वाले इससे डरते थे, इससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। और एक ये थी जिससे निकाह किया, वो भी दादा जान की ख्वाहिश पे, वहीं इसके सर पे चढ़ के नाच रही थी। जाबियार दरवाजे की जानिब बढ़ा और इसे लॉक लगाया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो एकदम बौखला गई। इतना तो वो भी जानती थी सरदार सन की बंदा सरफिरा बंदा है। इससे पंगा लेने का मतलब था अपने साथ ही जुल्म करना, और वो जुल्म कर चुकी थी। वो तो जब आएगी सो आएगी ना, पहली बीवी तो तुम ही हो, तुम्हारा हक भी पहला है और तुम्हें वो चाहिए तो तुमसे तुम्हारा हक छीनूंगा थोड़ी, बल्कि आज ही तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। वो अपनी कमीज़ एक ही जस्त में उतार के फेंक दिया। तुम पागल हो, खबरदार जब मेरे करीब आए। दादा जान ने बहुत एतबार करके मुझे आपके साथ यहाँ शहर भेजा है। आप मेरे साथ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो इसे उठते देख बिस्तर पे झुक धक्का दे गया। इसकी कसरती बॉडी देख ही का दिल धक से रह गया था। वो इस पल को पछताने लगी जब इसने इस शख्स से पंगा लिया था। आगे बढ़ता वो तमाम लाइट्स डिम कर दिया था और इस पे साया फगन होता, इसकी कमर में हाथ डालता, इसकी फराक के साथ ऊंचा, प्लीज़ प्लीज़ मत करें। वो रो दी थी। अंधेरे में तो कुछ
सुनाई समझा ही नहीं दे रहा था। इसका भारी भरकम वजूद बर्दाश्त करते वो नाजुक सी लड़की बुरी तरह कांपने लगी थी। वो अपने सीने को इसकी धड़कनों से मिस करता, इसकी फराक को एक ही झटके में अलग कर गया। वो पैनिक हुई तो ज़ावियार ने इसके दोनों हाथ अपने तकिए पे एक हाथ से पिन करते इसका जबड़ा सख्ती से दबोचा। जितनी मज़ाहमत करोगी इतनी तकलीफ़ उठाओगी, बेहतर होगा चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। अपना हक लूँगा और तुम्हें तुम्हारा हक भी दूँगा और तुम्हारे गिले शिकवे भी दूर कर दूँगा। नहीं चाहिए मुझे कोई हक, मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना। एक वहशी इंसान हो आप, मुझे तलाक। वो एक बार फिर इसे अपने अल्फाज से सख्त गुस्सा दिला गई। ज़ावियार का दिमाग पल में गर्म हुआ और इसके लबों को अपने होठों की गिरफ्त में ले गया कि वो उसे सकूक थी। इसकी सांसों को एक लम्हे में खींच के इसे बेसुध कर गया। वो जो हाथ काबू होने की वजह से पैर और टांगे चला रही थी, ज़ावियार ने एक पल में लाख किया। इसके होंठ पे शिद्दत दिखाता हुआ जरा सा पीछे हटा। हीर ने गहरा सांस भरा। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो जालिम 1 मिनट में ही इसकी सांसों को रोक दिया था। जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। बोलो, बोलो क्या चाहिए मुझसे, फिर से बोलो। वो दबा दबा सा धड़ा था, लेकिन इस बार हीर खामोश ही रही। वो इस देव हेकल शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जितना बोल रही थी वो इतना ही हैवी होता जा रहा था। इसीलिए चुप रहना ही मुनासिब समझा। अगले पल वो इसे हर पर्दे से आज़ाद करता चला गया। इसकी ब्यूटी बॉन्ड पे दांत काटता वो इसे चिल्लाने पे मजबूर कर गया। वो अपने हाथों से पीछे हटा रही थी, लेकिन वो इतना ही इसके साथ रफ हो रहा था। वो होना नहीं चाहता था, लेकिन इसका तलाक मांगना ज़ावियार की अना पे कारी ज़र्ब कर गया था। वो सरदार के निकाह में होते कितने धड़ल्ले से इससे तलाक मांग रही थी। बल्कि ना सिर्फ ये, वो ख़ानदान वालों से भी वाकफियत रखती थी, जो कि एक तशवीश की बात थी। अब इसे समझ आ रही थी कि जावेद शाह ने इतने यकीन से क्यों कहा था कि एक दिन हीर खुद उनके पास चली जाएगी। इनके आपस में पहले से राब्ते हैं। वो कड़ी से कड़ी जोड़ता जा रहा था और ये वक्त के इस चिड़िया के पर काट देता ताकि वो उड़ ही ना सके। अपनी शिद्दतों से वो इसे निढाल कर चुका था। गुस्से और जुनून में वो इसके करीब आया था, पर इसकी नाज़गी महसूस करता वो थोड़ा नरम हो गया। इसने भी मज़ाहमत करना तर्क कर दी थी और वो अपना आप इसके हवाले कर बैठी थी। वो इसके लबों पे एक बार फिर अपनी नरम गिरफ्त जमा गया, जबकि हाथों की बेबाकी पूरे हक से अपना हक ले रही थी। वो बहक गया था। वो कमज़ोर लड़के सरफिरे सरदार को अपने हुस्न में बहका चुके थे। इसकी आहों और सिसकियों में वो सब कुछ भुलाता चला गया। भूल गया था कोई परियाल नामी लड़की भी थी जिससे वो मोहब्बत का दावा करता रहा था, और मोहब्बत में वफा पहली शर्त है। जिससे मोहब्बत करो इसी के होके रहो। अगर फरियाल इसकी मोहब्बत थी तो इसको इसका ही होकर रहना चाहिए था। अपना आप इसके लिए संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन इसने तो अपनी मनकूहा से आज पूरी तरह अपना हक वसूल किया था। इसके रूह में शामिल होकर खुद को पुरसकून करता वो तकिए पे अपना सर गिरा गया, जबकि हीर बिल्कुल खामोश हो गई थी। सिवाय खामोश आंसुओं के अब वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी। ज़ावियार ने रुख फेरे, खुद को ढांपा और डिम लाइट्स ऑन की। बिस्तर से खड़ा हुआ तो नज़र इसकी जानलेवा नज़ारों पे जा पड़ी, जो आंखें बंद किए हिचकियों से रोती अपनी दिलकश कशी ज़ावियार पे वाज़ेह कर रही थी। एक बार फिर से ज़ावियार के जज्बात में हलचल मची थी, लेकिन इसकी हालत देखता खुद पे बंद बांध किया था। कंप्यूटर खोल के इस पे देता खुद शावर लेने की गर्ज से बाथरूम में बंद हो गया था। इसके जाते ही हीर करवट लेते सिसक सिसक के रोती। मैं सोच रहा हूँ अब फरियाल की रुखसती कर देते हैं। नौमान साहब ने बीवी से राय ली। वो सब एक ही हवेली में रहते थे। पोर्शंस अलग अलग थे, लेकिन किचन एक ही था।
یہ شازم کے والد ملک اجمل کی خواہش تھی کہ کچن الگ نہ ہو، کیونکہ کچن ایک ہونے کا مطلب تھا پیار محبت، اور وہ اسے کسی صورت کم ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور پھر باہمی رضامندی سے 1 ہفتے بعد کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ آنے والے برے وقت سے بے خبر وہ سب اپنی اپنی خوشیوں میں جی رہے تھے۔ صبح معمول کے مطابق وہ اٹھی، شاور لے کر فجر ادا کی۔ زاویار کمرے میں نہیں تھا، وہ رات کو ہی کمرے سے چلا گیا تھا۔ ہیر نے روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ زاویار خان اس سے کیا چاہتا ہے، لیکن جس طرح رات کو وہ اس پہ حاوی ہوا، بنا مرضی کے اس سے اپنا حق لیا، وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ وہ اسے معاف کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، لیکن فی الحال اسے پیپروں کی فکر کرنی تھی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ پیپرز کی ٹائمنگ کا زاویار کو پتا تھا۔ وہ وقت سے کچھ دیر پہلے بلا آیا تھا، کافی مضطرب لگ رہا تھا۔ صوفے کی پشت پہ گردن گراتے وہ آنکھیں میچ گیا، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ آ گیا ہوں، اور وہ خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا آج پیپر ہے، ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے یا آپ لے کے جائیں گے؟ وہ نرم آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتا وہ اپنی آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کی سادہ سی کیپری اور لانگ شرٹ میں وہ بےحد پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ سر پہ دوپٹہ لیا، وہ نظریں جھکائے ماتھے پہ بال ڈالے کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ زاویار کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ عبایا پہن کے آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، اپنے ازلی انداز میں بولتا وہ اٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے عبایا پہنے باہر آئی تھی، اپنی ضروری چیزیں بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زاویار نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے بھر دونوں کے بیچ خاموشی کی دیوار قائم رہی۔ اس کے سینٹر کے باہر گاڑی روکی۔ جب پیپر ہو جائے تو یہیں آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اسے بنا دیکھے آرڈر لگا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اتر گئی، آنکھوں مدولی کر کے اس کے اندر کے وحشی انسان کو نہیں جگا سکتی تھی، نہ سہن کر سکتی تھی۔ تقریباً اس کا روز کا یہی معمول ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا پیپر ہوتا، اسی خاموشی کے ساتھ وہ لے کے جاتا اور پھر وہیں کھڑے رہ کے انتظار کرتا، اور جس دن پیپر نہ ہوتا وہ بلا میں ہی سارا دن بند رہتی۔ جب زاویار آتا ہی نہ تھا، اسے ہاسٹل کے دن یاد آتے جب وہ کم از کم دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے مارکیٹ تو چلی جایا کرتی تھی۔ یہاں تو بس اس سرفرے سردار کی قید میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ پر سچ شکر تھا کہ اس رات کے بعد زاویار اس کے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ وہ بہت کم خان بلا آتا تھا۔ شاید صرف رات کو سونے کے لیے اس نے ہیر سے کلام کرنا تک بند کر دیا تھا۔ ہیر ہی تھی جو اس سے ضرورت کی بات کر لیتی، ورنہ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ پھر ہیر نے بھی پرواہ نہ کی۔ آج ہیر کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کے باہر آئی تو زاویار کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ وہ ازحد پریشان ہوئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ وہ یہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ سائے کی طرح۔ یہی وجہ تھی وہ اپنا فون بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی کبھی۔ پھر آج اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور زاویار خان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ یونی کے گیٹ کے باہر کھڑی کب سے سب طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، فون کر کے گھر سے کسی کو بلا لو، اب تو سبھی جا چکے ہیں، گارڈ انکل نے اسے دیکھتے نرمی سے کہا، جبکہ وہ دھیان رکھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو روز ایک بڑی گاڑی والا چھوڑنے آتا اور یہیں کھڑے رہ کے اس کا ویٹ کرتا تھا۔ آج وہ نہ جانے کیوں جلدی چلا گیا اور اب تک واپس نہ لوٹا تھا۔ مجھے فون نمبر یاد نہیں انکل، وہ نم لہجے میں بولی۔ بیٹا یوں کب تک کھڑی رہو گی؟ اب تو اندھیرا بھی ہونے لگا ہے، وہ متفکر ہوتے بولے۔ تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی؟ کوئی ٹیکسی کروا کے جاتی، پر آج کل کوئی بھروسے کے لائق ہی کہاں تھا۔ اور پھر سردار صاحب کی شان میں یہ گستاخی مانی جاتی، اور پھر سزا کے طور پہ وہ اپنی جان لیوا قربت سے نوازتا۔ ہیر نے وہ رات یاد کرتے بے اختیار جھمکی لی۔ اچانک بادل زور سے گرجے۔ یا اللہ خیر! وہ اب سخت ڈری تھی۔ بیٹا، گھر کا ایڈریس پتہ ہے، یہاں سے تھوڑی دور بس اسٹاپ ہے، وہاں سے گھر چلی جاؤ، یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ ارد گرد اچھے برے سب طرح کے لوگ ہیں،
और कुश्ते से अजीब नज़रों से देख भी रहे थे। वो इनकी बात मानती, इनके बताए रास्ते पे चल दी। वो रही तो शहर में ही थी, पर अकेली कभी बाहर नहीं निकली थी। आज अकेले बस का सफ़र करते भी इसके औसान फतह हो रहे थे। अभी वो बस स्टॉप पे नहीं पहुंची थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वो खुद को बचाते एक शेड के नीचे जा खड़ी हुई। इसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज यही बारिश बहुत सख्त बुरी लग रही थी। इसी बारिश में ही तो वो शख्स इसके साथ टकराया था। अभी इसे खड़े थोड़ी देर ही हुई थी कि बारिश ने तूफ़ानी रुख इख्तियार कर लिया। वो इस शेड के नीचे अकेली खड़ी अब ठंड और खौफ से लरसती भीग रही थी। आंखों में ढेर आंसू बह निकले थे। आई हेट यू ज़ाबियार खान, आई हेट यू। होते ही दिल में जालिम को याद करती पिलक उठी। अरे बीबी आ जाओ, हम छोड़ देते हैं। एक गाड़ी के पास इसके पास आके रुकी। इसमें 2 लड़के थे। वो शरीफ लग रहे थे, लेकिन इस दौर में चेहरे से भी शरीफ लगने वाले कहाँ शरीफ होते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं। वो अपना रुख फेर गई। अरे बीबी, क्यों खुद पे जुल्म कर रही हूँ? आ जाओ। इनमें से एक ने नीचे उतरते हीर को सर से पैर तक देखा। वो आज ब्लू अबाया में थी। अच्छा खासा खुला अबाया था, इसमें इसका सारा जिस्म छुपा हुआ था। लेकिन सामने वाले की एक्सरसाइज करती आंखें हीर को अपने जिस्म के पार होती महसूस हुई। चलो आओ, नखरा मत करो। वो इसकी कलाई थाम गया तो हीर ने ज़ोरदार थप्पड़ इसे रसीद किया, जिस पे वो बिलबिला के रह गया। खबरदार, जब मुझे छुआ तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए कोई मदद तुम्हारी, वो गुस्से से बोली, लेकिन लहजा बुरी तरह कांप रहा था। ये ऐसे नहीं सुनेगी, डाल इसे गाड़ी में। ड्राइविंग पे बैठे शख्स ने तेज़ी से कहा। इनकी बात सुनते ही हीर ने पास खड़े लड़के को ज़ोर से धक्का दिया और वहाँ से भागी। तेज़ बरदस्ती बारिश में ज़ाबियार खान की इज्जत सड़कों पर भाग रही थी, और ऐसा क्यों ना होता। तब ज़ाबियार खान दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को दाव पे लगाने चला था, तो अपनी इज्जत कैसे महफूज रह सकती थी। हमेशा यही तो होता आया है। मर्द का क्या है, मर्द का किया ही औरत को चुकाना पड़ता है। क्या आज भी एक मर्द की किए की सज़ा एक औरत चुकाएगी? ज़ाबियार यूनी के बाहर गाड़ी में बैठा हीर के पेपर्स ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक इसके मोबाइल पे इसके ख़ास आदमी का फ़ोन आया कि फरियाद का पता चल गया है। इसे एक लड़की और एक लड़के के साथ माल में देखा गया है। ज़ाबियार ने इसे फरियाद का पीछा करने को कहा और ख़ुद इसकी बताई गई लोकेशन का पीछा करने लगा, और जल्द ही इनका पीछा करता इस गांव तक पहुंच गया। जैसे ही फरियाद इस लड़के और लड़की के साथ गाड़ी से उतरी, अपने सामने ज़ाबियार को देख पूरी तरह सहम गई। लबों से मुस्कान एकदम गायब हुई। बेख्तियार साथ खड़े शख्स की कलाई को वो थाम गई, जिसे ज़ाबियार ने बखूबी नोटिस किया। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे धोखा दे के मुझसे छुप के यहाँ आ जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वो सिगरेट सुलगाता, इसका धुआं हवा में छोड़ता फुंकारा। कौन है आप, और किस लहजे में आप मेरी बीवी से ऐसे बात कर रहे हैं? शाजिम की बीच में मुदाखलत ज़ाबियार को सख्त नागवार गुजरी, लेकिन इसका बीवी कहना ज़ाबियार को अंगारों पे घसीट गया। बीवी मतलब तुमने शादी कर ली? चलो फिर इस सरफिरी मोहब्बत का यही अंजाम करते हैं, हर किस्सा ही तमाम करते हैं। वो अपनी गन निकाले इस पे तान गया। ज़ाबियार खान, तुम शाजिम पे गोली नहीं चला सकते। वो एकदम शाजिम के आगे आन खड़ी हुई। 2 दिन बाद इसकी रुखसती थी, और आज वो छोटी बहन की ज़िद करने पे शहर शाजिम के साथ इसे लेके मॉल गई थी। पर इसे नहीं पता था ज़ाबियार अभी भी इसकी तलाश में था, और इस तक पहुंच जाएगा, वरना वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क ना लेती। गोली तो तुम दोनों पे चलाऊंगा। ज़ाबियार ने सिगरेट को शूज़ के नीचे मसलते गन को अनलॉक किया। क्या पागल बन है परी, हटो आगे से, मुझे बात करने दो। वो ऐसा कैसे? अभी शाजिम के अल्फाज इसके मुंह में थे कि ज़ाबियार की गन से गोली निकली और शाजिम के कंधे में बेवस्त हुई। एक पल को सन्नाटा छा गया। फरियाल ने बेयकीनी से शाजिम को देखा, जो इसे पथराई नज़रों से देखता बिल्कुल खामोश हो गया था। शाजिम, फरियाल को लगा इसकी सांस रुक रही है। शाजिम बाजू को पकड़े नीचे बैठता चला गया। आह,
اس کی دردناک چیخ اوپری زاویار اپنی گن اور ہاتھوں کو دیکھتا بے یقینی سے شازم کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ گولی کی آواز سنتے سے بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ شازم میرے بچے، ملک اجمل بیٹے کے پاس جاتے گھٹنوں کے بل بیٹھے، سبھی اشک بار ہوئے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ شازم کو یوں گولی لگ سکتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ فریال شازم کا سر اپنی گود میں دھرے ہوئے چلائی۔ دوسروں کی عزت اور جان تمہارے لیے دو پوری کی ہے نا؟ جب تمہاری اپنی عزت اور جان پہ آئے گی اس دن پوچھوں گی تم سے، ظالم انسان، کتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنا درد ہوتا ہے، میری بد دعا ہے تمہیں۔ تم بھی یوں ہی اپنوں کو تڑپتے دیکھو۔ فریال روتے اسے بد دعائیں دیے جا رہی تھی، جبکہ اس کے والدین شازم کو گاڑی میں ڈالتے فوراً شہر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ سب جا چکے تھے جبکہ زاویار وہیں پتھر بنا رہ گیا تھا۔ کسی نے فون کر کے پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں کی تھی۔ وہ سردار تھا، پلک چپکتے باہر نکل آتا۔ اسے کون سی جیل قید کر سکتی تھی؟ جیل تو صرف غریب لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے، امیروں کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ دوسروں کی عزت اور جان تمہارے لیے دو پوڑی کی ہے نا؟ جب تمہاری اپنی عزت اور جان پہ بات آئے گی اس دن پوچھوں گی تم سے، ظالم انسان، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، میری بد دعا ہے تمہیں۔ تم بھی یوں ہی اپنوں کو تڑپتے دیکھو۔ اس کے الفاظ یاد کرتے ایک دم بری طرح سے چونکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پہ بادلوں کی گرج شروع ہو چکی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی۔ ہیر ہیر وہ میری ہیر، زاویار پاگلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھتا فوراً گاڑی کو شہر کی جانب موڑ گیا۔ ربا تیری جدائی، ہائے یاد ہے آئی، دل یہ دیتا ہے دہائی، غم سے دے تو رہائی، حال کیسے سناواں، روگ کیسے نبھاواں، ربا قسمت میں رونا کیوں لکھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچا وہاں ہیر کو نہ پا کے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ تیز برستی بارش میں وہ اسے پاگلوں کی طرح ہر گیٹ پہ ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر اسی گارڈ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ہی زاویار کو سب بتایا، اور پھر وہ 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا گاڑی میں بیٹھتا اس بس اسٹاپ کی جانب رخ موڑ گیا تھا۔ کیسا یہ مرض ہے عشق عشق، کیسا یہ درد ہے عشق عشق، میرا دشمن میرا عشق کی میں مار مقامہ۔ سامنے ہی دور سے وہ اپنی جانب دوڑتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی شخص تھا اور کوئی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ زاویار کا خون کھول اٹھا، وہ اس کا عبایا پہچان گیا تھا۔ گاڑی سے نکل کے اپنی گن نکالتے وہ ایک ہوائی فائر کر گیا۔ اس ہوائی فائرنگ کی گونج تھی کہ وہ شخص بھی اپنی جگہ تھم گیا تھا، اور ہیر نے بھی پتھرائی نظروں سے زاویار خان کو دیکھا۔ اسے جیسے جینے کی نوید مل گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھیں، اپنی جان کی اسے بالکل پرواہ نہ تھی، لیکن اب اپنی عزت جانے کے ڈر سے وہ پل پل مر رہی تھی۔ زاویار نے آگے بڑھتے اس شخص کو بے انتہا مارا۔ اس برستی بارش میں وہ اسے مارتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں دوسرے شخص نے یہ منظر دیکھا تو گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ شخص ادموا ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ ہیر وہیں دور کھڑی سہمی گہرے گہرے سانس بھرتے روتے ہوئے منظر دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتا وہ چیخ اٹھا۔ اپنی عزت کو وہ خود داؤ پہ لگا کے گیا تھا۔ آج اگر ہیر کو کچھ ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ کیسے موڑ پہ ہے نہ جانے یہ زندگی، روٹھا روٹھا نصیبہ میرا، روٹھی روٹھی ہر خوشی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس لڑکی کے پاس گیا جو اس کی بیوی تھی، اس کی کل کائنات، اور شاید اس کا عشق بھی، جسے کھونے کے ڈر سے آج وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا اس تک پہنچا تھا۔ راستے میں 2 جگہ گاڑی ان بیلنس ہوئی، ہاتھ سے چھوٹی،
لیکن وہ رکا نہیں، اسے بس اپنی ہیر تک پہنچنا تھا، اور وہ پہنچ بھی گیا تھا۔ کچھ بھی برا ہونے سے پہلے اللہ نے اسے اپنی ہیر تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ وہ جو شدت سے رو رہی تھی اپنا نقاب اتار گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ وہ بھی آنسو بہا گیا تھا، لیکن بارش نے اس کے آنسو کو چھپا لیا تھا۔ چٹاخ ہی اچانک ہیر کا ہاتھ اٹھا اور زاویار کے چہرے پہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس تھپڑ کا انجام کیا ہوگا، لیکن آج ہیر کو لگا وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے، اور اگلے لمحے زاویار نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا تھا۔ وہ اس درد کو نہیں سہن کر پا رہا تھا جس نے چند لمحوں میں سہا تھا۔ جب اسے یہ محسوس ہوا ہیر کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ اگر ہیر کو کچھ ہو جاتا تو وہ مر ہی تو جاتا۔ ایسے درد میں ہم کچھ کر ہی نہ جائیں، درد سہتے سہتے ہم مر ہی نہ جائیں، کیسے ہم سنبھالیں اس بے حال دل کو؟ آپ اپنے آپ سے کہیں ہم بھر ہی نہ جائیں۔ اسے اپنے سامنے کرتے وہ اس کے ماتھے پہ شدت سے لب رکھ گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے شدت سے اپنے ساتھ لگا گیا، جبکہ ہیر اس پاگل کو دیکھے جا رہی تھی جو ایک تھپڑ کھا کے اسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ شدت سے لب رکھ رہا تھا، جیسے پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ لگے وہ سب کچھ بھلا چکے تھے۔ یاد تھا تو بس ایک دوسرے کا وجود، ایک دوسرے کا لمس، ایک دوسرے کا ساتھ۔ تعریف گواہ رہے گی کہ 10 گاؤں کا سردار نیت سڑک پہ اپنے سے 7 سال چھوٹی بیوی کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کے اس کو سینے سے لگائے اس کے ماتھے پہ لب رکھے ہوئے تھا۔ فان ملا آتے ہی وہ بنا اس سے کوئی بات کیے سیدھا اندر بھاگی، جبکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا سیٹ کی پشت پہ سر رکھ گیا۔ آج پتہ چلا تھا کہ مر کے جینا کیا ہوتا ہے۔ آج پتہ چلا تھا عشق اور ضد میں کیا فرق تھا۔ آج اگر ہی کو کھروچ بھی آ جاتی تو وہ شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ گہرا سانس خارج کرتے جب جبران کو کال ملائی، مجھے وہ شخص چاہیے جس نے گولی چلائی، پتہ لگاؤ فوراً، وہ انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں بولا تھا، اور کال بند کر دی۔ دل بڑا کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ آج وہ دوسرے کمرے میں نہیں گیا تھا بلکہ اپنے کمرے کی جانب پڑھا تھا جہاں اس کی ہیر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتے روئے جا رہی تھی۔ اب آیا وہ اتار چکی تھی، جبکہ لرزتے ہوئے اب کپڑے لیے وہ باتھ روم کا رخ کر رہی تھی۔ ہیر یہاں آؤ کہ وہ اسے پکار گیا۔ ہیر کے قدم تھمے تھے لیکن اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑوں پہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ہیر سنا نہیں؟ اب کی بار لہجے میں حکم تھا جو ہیر کو تو پا گیا۔ نہیں سننی آپ کی کوئی بات۔ آپ 10 گاؤں کے سردار ہیں، کیسے سنبھالیں گے 10 گاؤں کو؟ ایک بیوی تو آپ سے سنبھالی نہیں جاتی، ایک بیوی کی تو آپ حفاظت نہیں کر سکتے، 10 گاؤں کی کیا خاک کریں گے؟ یاد رکھیے گا سردار زاویار خان، اللہ کے ہاں بہت سخت پوچھ ہوگی آپ کی اس رعایا کے بارے میں۔ آپ سردار ہیں بس نام کے نہیں۔ اگر کسی ایک بے قصور کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو اللہ آپ سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہی تھی، اور زاویار وہ اکھڑ مزاج انسان جو سب کو اپنے سے کمتر جانتا تھا، صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والا وہ شخص آج اپنی ہی بیوی کے لفظوں سے اپنے ضمیر پہ بوجھ محسوس کرنے لگا۔ وہ اسے خاموش پا کے رخ پھیر گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ ہیر وہ خود اس کے پاس چلتا ہوا آیا، اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا پر وہ زاویار کے گریبان تک پہنچ چکی تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں وہاں اتنی دیر آپ کا انتظار کرتی نہیں، آپ نہیں آئے، مجھے بھول گئے۔ بس اسٹاپ پہ کیسے پہنچی؟ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ، جس پل اس شخص نے میری کلائی تھامی
जी चाहा खुद को आग लगा दूँ। वो बिलख बिलख के रोती हिचकियों से इसे अपने दिल का हाल बता रही थी, और वो इसे सुन रहा था, बस इसे देखे जा रहा था और सुनता जा रहा था। बहुत दिल से दुआ मांगी अल्लाह से, आपको भेज दे, मेरी इज्जत को बचा ले। आप ना आते तो क्या होता मेरा? वो मुझे नहीं चाहता। जरूरत नहीं किसी के कि वो जावियार खान की औरत को हाथ भी लगा सके। हाथ जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। हीर की इस बात पे वो एकदम ऊंची आवाज़ में दौड़ा कि हीर सहम के अपने कांपते हुए देखने लगी। अब बाकी के अल्फाज अलग में ही दम तोड़ गए। तकलीफ थी कि हद से सवा थी। सामने खड़ा शख्स इसके दिल का मकीन था, लेकिन इसके दिल में कोई और लड़की बसती थी। ये एहसास सख्त जानलेवा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हीर हो तुम। वो इसको अपनी बाहों में भरे सीने से लगाता इसका चेहरा चूमने लगा। हीर का दिल शिद्दत से सीने में धड़कता चला जा रहा था। काश मैं भी ये कह सकती कि आप सिर्फ मेरे हैं। साबियार खान सिर्फ मेरा है, वो कर्ब से बोली थी। पर इस एक पल जाबियार ने इसकी भूरी आंखों में झांका, जहाँ सिर्फ वही था, और शिद्दत से इसके लबों पे झुकता इसके औसान कता कर गया। हीर के हाथों की गिरफ्त इसकी कमीज़ के कॉलर पे मजबूत हुई थी। आज इसके लम्स में शिद्दत थी, दीवानगी थी, लेकिन इसके लम्स में मोहब्बत थी, अदब था। वो बहुत प्यार से इसकी सांसों को अपनी सांसों में इनहेल कर रहा था। इस मासूम और नाजुक की उखड़ती सांसों को महसूस करता वो ज़रा सा पीछे हटा, पर इसके गिर्द अपनी गिरफ्त को कमज़ोर ना किया। वो इसी के सहारे खड़ी थी। सरदार जावियार खान सिर्फ अपनी हीर का है और हमेशा अपनी हीर का ही रहेगा, आखिरी सांस तक। वो इसे आज यकीन की वो डोर थमा गया जिसके लिए वो कब से पागल हुई थी। मेरी कसम खाएं, वो इसका हाथ अपने सर पे रखते रोते हुए धीमा सा मुस्कुराई थी। इसके सर से हटाता वो अल्लाह और इसके रसूल को हाजिर और नाजिर जान के इससे अहदो पैमा कर रहा था, और वो मासूम हीर इसके हर वादे पे आज ईमान ले आई थी। सामने खड़े शख्स की आंखों में वो सच्चाई देख सकती थी। इसके अहद ने हीर का दिल इसके लिए खोल दिया था। वो शिद्दत से इसके सीने में समाई थी, और जावियार ने इसे अपनी बाहों में कीमती मता की तरह समेटा था और एक गहरा सांस भरा। वो इसकी थी सही सलामत। इसके सामने वो इसे किसी भी सूरत खुद से अलग नहीं कर सकता था। तो हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। वो इसे सीने से लिपटाता अपनी रूह में शामिल करता। आज बहुत चाहत और मोहब्बत से इसकी रूह में शामिल होता जा रहा था। हीर ने अपना आप आस्तीन से इसके हवाले कर दिया था। वो इसी मोहब्बत की मुतलाशी थी जो आज इससे अल्लाह ने जावियार की सूरत में अता कर दी थी। अम्मी, मैं ठीक हूँ, क्यों रो रही है? बोले इसके बाजू को छूकर गुजरी थी। डॉक्टर ने इसकी बैंडेज कर दी थी। पुलिस केस था, पर जावियार खान की दहशत से हर कोई ही वाकिफ था। शाजिम ने जावियार का नाम नहीं आने दिया था। जावियार का नाम आता तो यकीनन फरियाल का नाम भी उछाला जाता, और वो अपनी बीवी का नाम यूँ किसी गैर मर्द के साथ बदनाम होता नहीं देख सकता था। इसीलिए झूठ बोल दिया कि गन साफ करते खुद ही अचानक ट्रिगर तब गया। सभी इससे मिलते थे सिवाय फरियाल की। वो सारी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रही। इसे एक फ़ैसला करना था। वो देख रही थी शाजिम की माँ बाप को, जो इसकी इस हालत पे कितना दुखी और अफसरदा थे। वो अपनी वजह से शाजिम को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए वो एक फ़ैसले पे पहुंची थी। अब दिमाग से मुतमईन थी, जबकि दिल शाजिम का हमनवा था। रात भर इसे हॉस्पिटल में रखा गया। सुबह से डिस्चार्ज मिला था। वो घर लौटा, इसे कहीं भी फरियाल दिखाई ना दी, जबकि इसके माँ बाप वहीं थे। अम्मी, फरी कहाँ है? इसका दिल बेचैन हुआ, जबकि फरीदा बेगम के माथे पे शिकने नमूदार हुई। नाम मत लो इसका, इसी की वजह से ये सब हुआ है। वो शख्स इसका यार। बस अम्मी, मैं फरियाल के बारे में एक गलत लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी किरदार पे कोई कीचड़ मत उछालिएगा, वो बीवी है मेरी। अचानक से वो हाइपर होता माँ को टोक गया, तो सभी इस पल खामोश हो गए। चाचा जान, फरी कहाँ है? अब वो फरी के बाबा से पूछ रहा था। बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें अपने बारे में सोचना। चचा जान, मेरी बीवी कहाँ है?
अब की बार लहजा सर्द था। शाजिम भैया, आप भी वहाँ ऊपर कमरे में हैं। छोटी अबरीश ने फ़ौरन इसे बताया और वो एक पल की देर किए बिना इसके सामने था। जब बैग पैक करते इस वक्त अपना निकाह की तस्वीर को सीने से लगाए बैग में रख रही थी। अचानक वो आंधी तूफान बना इसके सामने आन खड़ा हुआ। क्या बदतमीज़ी है ये, शौहर की परवाह है या नहीं, एक बार भी मिलने नहीं आई। मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाजिम मर जाए तो। शाजिम, वो तड़प के इसके होठों पे हाथ रख गई। आप ऐसी बातें मत। हाँ तो एक बार भी अपना चेहरा दिखाया। जानती हैं आपका चेहरा इस मरीज़ के लिए दवा और दुआ का काम करता है। फिर भी इस हालत की ज़िम्मेदार भी तो मैं हूँ ना। मेरी वजह से आप। वो बिलख बिलख के रो दी। ओ अच्छा, तो इस हालत की ज़िम्मेदार हैं तो मुझे छोड़ के जा रही हैं। वो इसका बैग देखता सख्त गुस्से और तनफ़ुर से बोला, यही बेहतर है। आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली। निकाह में है मेरे। कदम बाहर निकाल के दिखाएं, जान ले लूँगा आपकी, समझी आप। वो एक बाजू से इसे थामे बोला। इसकी दूसरे बाजू पर बैंडेज थी जिस पे अभी से तकलीफ का एहसास पड़ने लगा था। शाजिम, आपका ज़ख़म। वो इसकी जानिब लपकी। छुटे नाटक मत करें। जब परवाह नहीं तो करीब भी मत आए। वो अब अपने अल्फाज से इसे चोट दे रहा था। आप कौन होते हैं मुझे खुद से दूर करने वाले। वो इसके पास आती इसका चेहरा अपने हाथों में थाम गई और धीरे से इसके माथे पे लब रखे, जिससे शाजिम का गुस्सा पल में ठंडा हुआ। जा रही थी ना आप, वो शिकवा कुना अंदाज में बोला। कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। फरियाल मर जाएगी आपके बिना। वो रोते हुए इसके सीने से लगी तो शाजिम के अंदर कोना सा सुकून उतरा। अपना एक हाथ इसकी कमर के गिर्द बांधे वो इसे अपने मजबूत हिसार में ले गया। साबियान हीर को ये गाँव वापस आ गया, लेकिन आने से पहले वो फरियाल और शाजिम से मिलके खुद को क्लियर करके आया था। असली मुजरिम भी पकड़ा गया था जो कि असवन था, जो मारने तो जाबियार को आया था, पर इसी यहाँ किसी और पे गन ताने देख वो अपना इरादा बदलता, जाबियार को फंसाता इस सामने खड़े शख्स पे गोली चला गया। ये बात शाजिम भी जानता था कि गोली जाबियार की गन से नहीं निकली थी, क्योंकि वो जिस तरफ खड़ा था गोली दूसरी तरफ से आई थी और जाबियार इसकी मुखालिफ सिमत में था। फरियाल से वो अपना गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगता अपने हीर के पास लौट आया था। हीर का हाथ थामे वो हवेली में दाखिल हुआ तो बख्तियावर खान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। जावियार के वालिदैन भी इन दोनों को एक साथ खुश देख बहुत आसूदा और मुतमईन हुए थे। शुक्र अल्लाह पाक का, इसने हमारे पोते और नवासी को आपस में मिलवा दिया। हम जल्द ही अपनी नवासी की रुखसती करेंगे। बख्तियावर खान ने मोहब्बत से जावियार को गले से लगाते कहा, दादा जान, रुखसती हो गई है, अब वलीमे की तैयारी करें। वो इन्हें बताता ज़ेरे लब मुस्कुराया था, जबकि हीर शर्मा के सर झुकाए अंदर भाग गई थी। पोते की बात पे बख्तियावर खान ने पूरी हवेली को सजाने का हुक्म दिया। वो आज रात ही वलीमा कर देना चाहते थे। शाह खानदान पे तो इस वक्त सोगवारी छाई हुई थी। असमन पुलिस की हिरासत में था और जावेद शाह पागल हुआ था अपने पोते को छुड़वाने के लिए। ऐसे में हीर और जावियार के वलीमे का सुन के इनको मज़ीद गुस्सा और दुख घेर गया, क्योंकि आज असफन इन्हीं की वजह से जेल में था। वलीमे का दावतनामा इन्हें भी मौसूल हुआ, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इन्हें कौन सा हीर से मोहब्बत थी। इन्होंने इसकी माँ को कभी ना अपनाया तो इसकी बेटी को कैसे अपनाते। वो तो हीर को मोहरा बना के खानदान को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सब कुछ उलट हो गया। अब इन्हें लेने के देने पड़ गए। हीर की वालदा को इन्होंने जहर दे के मारा था, लेकिन इनका बेटा कुदरती मौत मर गया और ऐसे में हीर को मनूस कहते। इसका हाथ इसके नाना को थमा दिया और बख्तियावर खान ने हीर को अपने सीने से लगा लिया और बेटी का मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया। अगर दुनिया में ना सही तो आखिरत में रब इनसे इंतकाम ज़रूर लेगा। गोलियों की गूंज, ढोल की थाप, शादियाने, आतिशबाजी, पूरा गांव सरदार जावियार के वलीमे में शिरकत कर रहा था। सबसे फारिग होते रात के तकरीबन 2 बजे वो कमरे में आया, जहाँ वो दुल्हन के लिबास में इसकी सेज पे इसका इंतज़ार कर रही थी। उफ यार, बहुत थक गया हूँ। गाँव के फंक्शन थका देने वाले हैं। वो बिस्तर के ढेर होता सरसरी अंदाज में बोला तो हीर ने अपना घूंघट उलट के इसे अचंभे से देखा। इसका खिलता दमकता रूप देखते एक पल को जावियार की हार्ट बीट मिस हुई। मतलब सुहाग रात नहीं हो गया और ना ही मुँह दिखाई। वो मुँह बुझ सोर के बोले, सुहाग रात तो मैं मना चुका हूँ। हाँ, मुँह दिखाई रह गई। करीब आके ज़रा अच्छे से
دیدار کراؤ تاکہ پھر سوچوں۔ وہ اسے کھلائی سے تھامے اپنے جانب کھینچ گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پہ جا گری۔ منہ دکھائی دے میری، پن روٹھے انداز میں ہچکچاتے بولی، جو زابیار کے دل کو چھو رہا تھا۔ اس کی تھوڑی پہ لب رکھتا، اس کی لبوں پہ دو تینوں کو دسترس میں لیتا، وہ پل میں بیٹھتا، اس پہ حاوی ہوا تھا۔ منہ دکھائی ہے وغیرہ سانس پڑتے بول، وہ صبح دے دوں گا، ابھی مجھے اچھے سے دیدار کرنے دو۔ جی تو ریڈرز، آپ کو کیسے لگی ہماری کہانی پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملیں گے کسی اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔